तो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कशन कर रहे थे कि श्वसन तंत्र क्या है। श्वसन तंत्र में मैंने श्वासोच्छ्वास और श्वसन के बारे में डिस्कशन किया था। श्वसन तंत्र में मेन अंग क्या है, लंग्स हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कशन करेंगे श्वसन प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार के बताना है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ट्रांसपोरेशन ऑफ गैसेस, मतलब गैसों का शरीर में परिवहन किस प्रकार होता है, आदान प्रदान किस प्रकार होता है। फिर इंटरनल रेस्पिरेशन, इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं कि इसकी श्वसन। मैंने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का डिस्कशन कर लिया था कि एयर में शरीर में आने में कितना % नाइट्रोजन होता है, कितने % ऑक्सीजन होता है और कितने % CO2 होता है। और जब एयर शरीर से बाहर निकलेगी तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना % रहेगा। आज हम डिस्कशन करेंगे किसका, गैसों का शरीर में परिवहन कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सांस लेंगे। सांस लेंगे तो वायु का किस में जाएगी, ब्लड में ऑक्सीजन का विनिमय करेगी। विनिमय का मतलब पता है, जैसे कि आपके घर में गेहूं है और आपको जौ लेना है, लेकिन आपके पड़ोसी के पास में जौ है, तो आपने कहा कि आप हमें जौ दे दीजिए और हम आपको उतने ही गेहूं मात्रा में दे देंगे, तो आपकी भी पूर्ति हो गई और उसकी भी पूर्ति हो गई। तो ये क्या होगा, एक प्रकार का वस्तु विनिमय होगा। इसी प्रकार वायु ब्लड में ऑक्सीजन का विनिमय करता है। फिर थर्ड पॉइंट आ गया, ब्लड द्वारा ऑक्सीजन का संवहन। अब ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का संवहन कर रहा है। फिर ब्लड क्या करेगा, ब्लड से CO2 का ऊतक टिश्यूज सेल में विसरण हो जाएगा। पहले ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन का विनिमय करेगा, फिर ब्लड संवहन करेगा, फिर ब्लड से ऑक्सीजन का ऊतक सेल्स में क्या हो जाएगा, विसरण हो जाएगा। फिर ऊतक सेल से क्या होगा कि ऊतक सेल से ब्लड कहाँ जाएगा, ऊर्जा का, ऊतक सेल से जो ब्लड है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण करेगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊतक ने ग्लूकोज पाएगा, ऊतक शोषण व ऊर्जा का निकलना, ऊतक शोषण व ऊर्जा का निकलना किससे होता है, ऊतक में जो ग्लूकोज होता है उसके कारण होता है। फिर जो CO2 होगा, CO2 ब्लड द्वारा अब CO2 का संवहन होगा। पहले ब्लड के द्वारा किसका संवहन हुआ था, ऑक्सीजन का संवहन हुआ था। अब किसके द्वारा संवहन हो रहा है, ब्लड के द्वारा CO2 का संवहन हो रहा है। फिर हवा में जो CO2 है उसका निकलना हो जाएगा। इस प्रकार ये गैसों का विनिमय एक क्रम के अनुसार होगा। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है तो किस में टूटेगा, हमारा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूटेगा। फिर आता है कि ट्रांसपोरेशन सेल्स में फेफड़ों में किस प्रकार से होगा, कितने प्रकार से होगा, 3 प्रकार से होगा, आप बताएंगे। सबसे पहले हीमोग्लोबिन के द्वारा कितना % होगा, 10 से 20% तक होगा। फिर प्लाज्मा के द्वारा होगा, 7% होगा, और बाइकार्बोनेट के द्वारा कितना होता है, 70% होता है। 3 प्रकार से होगा, हीमोग्लोबिन जो ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है, प्लाज्मा से 7% होता है, और बाइकार्बोनेट के द्वारा 70% आता है। फिर हम डिस्कशन करेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन के, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन के बारे में। तो इसमें हमें ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के बारे में भी पता होना चाहिए। ये डिफरेंस भी पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन अनॉक्सी श्वसन, या ऐसे आता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में डिफरेंस बताइए। तो आप क्या बताएंगे, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑक्सी जिसमें मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, और अनॉक्सी श्वसन में क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो। अनॉक्सी, अना का मतलब नहीं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो। फिर इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो CO2 के साथ क्रिया करके O2 के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन के साथ CO2 जल और कितने अणु निकालता है, 36 अणु निकालता है। यह क्रिया ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र में संपन्न होती है। और इसमें क्या होगा कि ग्लाइकोलिसिस जो से क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है, जब इसी से हमें थकावट महसूस होती, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है। फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और जल व ऊर्जा के कितने अणु निकलेंगे, 2 ATP निकलेंगे। इसमें कितने अणु
श्वसन में निकल रहे थे 38 और इसमें 2 अणु निकल रहे थे। जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होगी वो साइटोप्लाज्म में होगी और क्रेब्स सर्किल की प्रक्रिया माइटोकांड्रिया में होगी। लेकिन यहाँ जो प्रक्रिया हो रही वो केवल ग्लाइकोलिसिस की हो रही, तो इसलिए यह साइटोप्लाज्म में ही पूरी होती है। ये किस में आएंगे, जैसे कि ऑक्सी श्वसन में एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स और दिया जाएंगे। फिर अनाक्सी श्वसन में जैसे कीट हो गए, सूक्ष्मजीव हो गए, बैक्टीरिया हो गया, किण्वन प्रक्रिया हो गई। अब क्रैब्स साइकिल के बारे में बताते हैं। हमने पहले ही बताया था कि ये प्रक्रिया किस में होगी, माइटोकांड्रिया में होगी, क्योंकि माइटोकांड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं और इसकी जो करेंसी होती है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, किसकी, ऊर्जा की। ग्लाइकोलिसिस के द्वारा जो पदार्थ बनता है, पदार्थ कौन बनेगा, पायरुविक एसिड बनता है, पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होकर CO2 और जल में बदल जाता है। एक पायरुविक एसिड में कितने ATP होंगे, तो आप बताएंगे 18 ATP होंगे। जब ग्लूकोज टूटेगा तो उसमें 2 पायरुविक एसिड होते हैं और 2 ATP ऊर्जा होती है। तो आपको पता है कि एक पायरुविक एसिड किसके बराबर होता है, 18 ATP के। तो आप 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36, और 2 उसमें पहले से मौजूद थे तो कितने ATP ऊर्जा निकलेगी, 38 ATP ऊर्जा निकलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।